फार्माकोविजिलेंस। बहुत लोगों को डाउट होता है कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, और खासकर कुछ जो लोग बी फार्मा और जो डी फार्मा कर रहे हैं उनको, ज्यादातर लोगों को कम से कम 40 से 50% को ये नहीं पता कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। जबकि फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप इसमें जॉब करोगे ना तो आप इसमें लाखों करोड़ों का पैकेज भी पा सकते हो। लेकिन आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा आज फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। मैं डीआरएक्स साहिल कश्यप, सीनियर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट वॉस एंड लॉम। ओके, सो हम बात करेंगे कि फार्माकोविजिलेंस नॉर्मली होता क्या है। तो फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट द एडवर्स इवेंट और एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम जो भी दवा खाते हैं उसके बाद होने वाले साइड इफेक्ट और एडवर्स इवेंट को डिटेक्ट करते हैं और उन पे निगरानी हम रखते हैं कि इसे खाने के बाद क्या एडवर्स इवेंट आया। तो यही मेन फार्माकोविजिलेंस का काम होता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, फार्माकोविजिलेंस क्यों आया और क्या ये करता है। टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द न्यू सिग्नल फ्रॉम द रिपोर्टेड केसेस, to analyze the benefit risk ratio of marketed medicine। मतलब जो भी मेडिसिन मार्केट में चल रही है उसके बाद क्या रिस्क और बेनिफिट हमको हो रहे हैं, वो सब भी फार्माकोविजिलेंस के ऑब्जेक्टिव में आता है। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर, मतलब जो भी मेडिसिन पब्लिक ले रही है उसके बाद, खाने के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये भी हम डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द यूज ऑफ द मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस, मतलब मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिसिन लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही हैं, ये भी हम करते हैं। एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्माकोविजिलेंस, मतलब जिन लोगों को नहीं पता कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है तो उसको ट्रेनिंग एंड क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी फार्माकोविजिलेंस बना है। अब बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एई एंड एडीआर। एई मींस एडवर्स इवेंट, एडीआर मींस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स इवेंट मतलब एनी अनवांटेड मेडिकल अकरेंस इन ए पेशेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग और एनी मेडिसिनल डिवाइस, बट देयर इज does not have causal relationship between adverse event and suspect product। ओके, मतलब जो हमको नहीं चाहिए वो चीज हमको मिल रही है दवा खाने के बाद, उसी को एडवर्स इवेंट कहते हैं। लाइक हमने दवा ली हेडेक के लिए लेकिन हमको हुआ पेट में दर्द, मतलब उससे अनवांटेड मेडिकल अकरेंस हुआ है, जो हमको नहीं चाहिए वो हमको हुआ है और इसका कोई भी कॉजल रिलेशन नहीं है आपके एडवर्स इवेंट और सस्पेक्ट प्रोडक्ट में, तो इसको हम एडवर्स इवेंट बोलते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं? एनी अनइंटेंडेड अकरेंस, मतलब इंटेंशनली जो हमको चीजें नहीं मिल रही है वो, उसी को हम एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं। बट इसके साथ कॉजल रिलेशनशिप होता है सस्पेक्ट प्रोडक्ट एंड एडवर्स इवेंट के साथ। तो यही छोटा सा डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस। अर्ली इंसिडेंट्स दैट स्टार्टेड दैट मूवमेंट्स। 1848 इन यूके की बात है, क्लोरोफॉर्म डेथ हुई थी। फर्स्ट रिकॉर्डेड कंसर्न अबाउट ड्रग रिलेटेड डेथ ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब इसमें क्या हुआ था, ड्यूरिंग सर्जरी एज ए एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म का यूज हुआ होगा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये भी एक हिस्ट्री रहा है। 1937 में यूएसए में सल्फालिनामाइड ट्रेजेडी हुई जिसमें 100 डेथें हुई। एंड थैलिडोमाइड डिजास्टर, ये बहुत कॉमन एंड बहुत सुर्खियों में आया था। जिसके बाद क्या हुआ था,
इसमें ये जो थैलिडोमाइड ड्रग थी, एक जर्मन कंपनी ने इसको डिजाइन किया था और ये इसमें एडवर्टाइज किया था कि ये बहुत सेफ है स्लीपिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस के लिए, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। बट इसको किसी किसी देश में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एज ए ओटीसी भी इसको ले रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही बच्चों ने जन्म दिया तो वो एक फोकोमेलिया को लेकर पैदा हुए। फोकोमेलिया लाइक बर्थ डिफेक्ट, मतलब इसमें आपके जो लिम्स होते हैं वो डिफेक्ट हो जाते हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ये भी दिक्कत हो जाती है। ये आप देखिए कम से कम 10,000 से ज्यादा बेबी इससे अफेक्टेड हुए थे वर्ल्ड वाइड। हाउ इट वर्क, पीबी फार्माकोविजिलेंस काम करता कैसे है? कलेक्ट रिपोर्ट, ये आपकी रिपोर्ट जो होती है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, आरएन मीन्स रजिस्टर्ड नर्स, एलपीएन मतलब लाइसेंस पार्टनर नर्स, एंड इवेंट पेशेंट रिपोर्ट एनी अनयूजुअल रिएक्शन और साइड इफेक्ट, मतलब ये डॉक्टर, फार्मासिस्ट, आरएन, एलपीएन एंड पेशेंट से भी रिपोर्ट आ सकती हैं। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन हो सकते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट ऑल्सो। ओके, तो ये ऐसे काम करती है। अब बात करते हैं आईसीएसआर वैलिडेशन रिपोर्ट के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जैसे रिपोर्ट कौन हमको रिपोर्ट करता है, लाइक डॉक्टर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्स हो गया, लेकिन वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे केस वैलिड बनेगा? तो वही 4 क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। 1 और मोर आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर उसमें होना चाहिए, 1 मोर आइडेंटिफाइबल पेशेंट भी उसमें होना चाहिए, ठीक है, एंड 1 मोर सस्पेक्ट प्रोडक्ट उसमें जरूरी है, ये भी होना चाहिए, एंड 1 एंड मोर एडवर्स इवेंट इज मैंडेटरी। मतलब अगर ये चीज उसमें है, जैसे एक रिपोर्टर भी हो गया, पेशेंट हो गया, एंड सस्पेक्ट प्रोडक्ट हो गया, एडवर्स इवेंट हो गया, अगर ये इंफॉर्मेशन हमको है तो आपका केस जो है वैलिड बनेगा। अगर कोई भी चीज इसमें मिसिंग है तो उस केस को हम इनवैलिड बोलते हैं इन फार्माकोविजिलेंस स्पेशली। ओके, अब बात करेंगे रिपोर्ट टाइप, मतलब जो भी रिपोर्ट होती हैं ये किस किस सोर्स से और क्या टाइप्स इनके होते हैं। नंबर 1, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, इसको अनसॉलिसिटेड रिपोर्ट भी बोला जाता है। ये स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट जो होती हैं ये आपको बाई दी एससीपी एंड कंज्यूमर के थ्रू आ सकती हैं, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट। नंबर 2 होता है सॉलिसिटेड रिपोर्ट। सॉलिसिटेड रिपोर्ट आर दोज रिपोर्ट विच कम फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड डाटा which include clinical trial and non-interventional study and registry also। एंड लिटरेचर रिपोर्ट, मतलब ये लिटरेचर से भी आ सकती हैं, रिसर्च पेपर वगैरह इन सब से भी आ सकते हैं। अब इन केस टाइप में भी होता है सीरियस केस एंड नॉन सीरियस केस। तो आप सीरियस केस कब कंसीडर करेंगे? अगर डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, कॉन्जेनाइटल एनोमली एंड डिसेबिलिटी वगैरह ये सब रिपोर्ट होता है, कोई भी एक एडवर्स इवेंट, उस कंडीशन में हम इस रिपोर्ट को सीरियस लेंगे। अगर ये किसी में नहीं होता तो उसको हम नॉन सीरियस कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटरीज बॉडीज के नेम। ये रेगुलेटरीज बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो भी इस केस होने के बाद जो भी फाइनल सबमिशन होता है, ये केस सबमिट होता है रेगुलेटरी बॉडीज के लिए। जैसे यूएसए की है यूएसएफडीए, यूके की है एमएचआरए, ऑस्ट्रेलिया टीजीए, एंड इंडिया की है सीडीएससीओ, एंड यूरोप ईएमईए, जापान एमएचएलडब्ल्यू। तो ये रेगुलेटरीज नेम है। अब बात करते हैं रिपोर्ट टू पीबीपीआई। आपने सुना होगा पीबीपीआई के बारे में। पीबीपीआई क्या है? फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रोग्राम स्टेबलाइज्ड बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन 2010। मतलब जो पहले क्या था हमारी इंडिया में, मतलब कोई किसी को एडवर्स इवेंट हुए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही अवेयर नहीं था। अब ये 2010 में हमारे यहाँ लॉन्च हुआ पीवीपीआई, मतलब आप अब इंडिया में भी रह के एडवर्स इवेंट रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका मिशन वही है
पेशेंट की सेफ्टी रखना एंड मॉनिटर ऑफ एडवर्स रिएक्शंस। एंड ये जो है गाजियाबाद में इसका ऑफिस है, ठीक है। तो ये है पीवीपीआई। ओके, अब पीवीपीआई के की एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं वो आप यहाँ देख ही रहे हैं, वही चीज है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। बात करते हैं अब नेक्स्ट, वेयर यू विल गेट जॉब इन पीबी। मतलब बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यार फार्मा को मतलब बी फार्म करके डी फार्म करके और कोई भी बीएमएस या बीएचएमएस या कोई नर्सिंग करके जॉब कैसे हम फार्माकोविजिलेंस में और कहाँ ले सकते हैं। तो बहुत कंपनी है, लाइक सीआरओ है, जैसे कोवेंस है और आपका सिन्योज है। ये कुछ सीआरओज कंपनी है जहां आप जॉब पा सकते हो। लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस है, आइकॉन है, नोवो नॉर्डिस्क है, ये सब इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। बात करें अदर ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक आप टीसीएस में भी जॉब ले सकते हो, एसेंच्योर है, विप्रो है ना, इन सब में आप जॉब ले सकते हो। तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो मेरा विप्रो था। विप्रो में मैंने 1.5 ईयर जॉब किया, उसके बाद मैंने जॉब चेंज किया, अभी मैं वॉस एंड लॉम में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ इन फार्माकोविजिलेंस, क्या क्या करियर ग्रोथ इसमें हो सकते हैं। देखो, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग आपकी 5 से 6 लाख के बीच में हो सकती है एज ए फ्रेशर। जब मैंने ज्वाइन किया था इन 2019, तब मेरा स्टार्टिंग पैकेज 4 लाख पर मंथ, सॉरी 4 लाख पर ईयर होता था, ठीक है, जिसमें आपका इंसेंटिव भी होता है। और अगर इसमें क्या होता है, डे नाइट शिफ्ट भी होती है, शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है। तो ऐसे करके आपको अच्छा खासा पेमेंट मंथली में पड़ जाता है, ठीक है, एनुअली से अलग। एंड आप इसमें ओटी भी कर सकते हो, ओवर टाइम कर सकते हो, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप ओटी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो आप अगर स्टार्टिंग पोजीशन लाइक फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर या ड्रग सेफ्टी एसोसिएट हो सकता है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव हो जाओगे, पीर रिव्यूअर हो जाओगे, मतलब क्वालिटी रिव्यूअर हो जाओगे। पहले आप डेटा एंट्री करोगे, फिर क्वालिटी रिव्यू करोगे। उसके बाद आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको 5 to 10 ईयर का, तो उसके बाद आप टीम लीड भी हो सकते हो। एंड उसके बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर एंड सीईओ तक आप जा सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। सो इसमें बहुत अच्छा करियर ग्रोथ है, तो आप फार्माकोविजिलेंस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और रिगार्डिंग टू पीबी जॉब, रिगार्डिंग टू एनी फार्माकोविजिलेंस एंड रिगार्डिंग टू एनी फार्मा, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए या आपको गाइड करना है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।